हेलो एवरीवन। हम ट्रिपल पी पढ़ रहे थे यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रिपल पी। कितने टाइप के ट्रिपल पी हो सकते हैं वो सब कुछ हम समझेंगे। और ट्रिपल पी से रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं, जो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट के रिस्क होते हैं, 10 टाइप के रिस्क होते हैं, उन सभी रिस्क को हम अच्छे से समझेंगे और आज इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ट्रिपल पीस। ट्रिपल पीस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी में? वन इज इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रिपल पीस एंड अदर वन इज कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रिपल पीस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमें समझना है। ये 2 टाइप के ट्रिपल पीस होते हैं। वन इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रिपल पीस एंड अदर वन इज कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रिपल पीस। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रिपल पीस ये क्या होते हैं? They are usually joint venture between public sector and private sector stakeholders to carry out triple P projects by sharing the risk and to provide public services on a long term basis। तो इन टाइप के ट्रिपल पीज में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जॉइंट वेंचर होता है और वो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट को करते हैं। आपस में वो रिस्क को शेयर करते हैं और पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड करते हैं ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। तो आपको याद रखना है इस टाइप के ट्रिपल पीस में जॉइंट वेंचर होता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। आपस में वो रिस्क को शेयर करते हैं और फिर पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड करते हैं ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। इसका एग्जाम्पल क्या है? नोएडा टोल ब्रिज कंपनी। जो नोएडा टोल ब्रिज कंपनी है वो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। ऐसी बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ये किस बेसिस पे वर्क करते हैं? जॉइंट वेंचर के टाइप पर ही वर्क करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रिपल पीस हैं वो किस टाइप के हैं? जॉइंट वेंचर टाइप के ट्रिपल पीस हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रिपल पीस। ये किस मॉडल पे वर्क करते हैं? कंसेशन मॉडल पे। इस टाइप में क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर पार्टी है वो प्राइवेट सेक्टर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप, और उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ टाइम पीरियड होता है 10 साल, 20 साल, 30 साल। और उस प्राइवेट पार्टी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस फैसिलिटी को डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना और ऑपरेट करना। और वो क्या करती है? उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के चार्जेस कलेक्ट करती है। जैसे टोल रोड्स होती हैं, जो हाईवेज बनते हैं, वो किस बेसिस पे बनते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स ही वो होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस रहते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रिपल पीस कौन से होते हैं? जॉइंट वेंचर वाले। और कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रिपल पीस कौन से होते हैं? कंसेशन मॉडल वाले, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है प्राइवेट पार्टी के साथ। प्राइवेट पार्टी सारी डिज़ाइनिंग करती है और मेंटेनेंस भी वही करती है, ऑपरेशन भी वही करती है, सब कुछ वो करती है। और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म होने के बाद हैंड ओवर कर देती है वापस से पब्लिक सेक्टर को वो फैसिलिटी। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल पी मॉडल्स जो यूजुअली अडॉप्ट किए जाते हैं फॉर कैरिंग आउट सच प्रोजेक्ट्स। तो पहली कैटेगरी है बोट, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इस कैटेगरी में क्या होता है? प्राइवेट पार्टनर और पब्लिक पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के दौरान प्राइवेट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरी फैसिलिटी को डिज़ाइन करे, बिल्ड करे, ऑपरेट करे, इवन मेंटेन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट पार्टनर की होती है। और जब उस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तब वो उस फैसिलिटी को हैंड ओवर कर देता है पब्लिक सेक्टर पार्टी को। जो उस प्रोजेक्ट का पब्लिक सेक्टर पार्टी होती है उसे वो उस फैसिलिटी को ट्रांसफ़र कर देता है। जो प्राइवेट पार्टनर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस लाने की, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है उस फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने की। और इसके लिए उसे क्या मिलता है? जो पब्लिक सेक्टर पार्टी है वो उसे या तो रेंट पे करती है या फिर उसे अलाउ करती है कि वो पब्लिक से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। जैसे जो हाईवेज़ होते हैं, जब हाईवेज़ बनते हैं तो उसके बाद क्या लगता है? उस रोड पे टोल लगाते हैं। तो वो टोल जो लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है जो प्राइवेट पार्टी है जिसने उसे कंस्ट्रक्ट की है वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। तो जो हाईवे प्रोजेक्ट्स होते हैं NHAI के, वो इसी कैटेगरी के होते हैं। जो प्राइवेट पार्टी है वो उस हाईवे को बनाती है, उसका ऑपरेशन भी वही करती है, मेंटेनेंस भी वही करती है, और उसके बाद उस पर वो टोल लगा लेती है ताकि अपना वो क्या कर सके? रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। जितना उसने उस पर खर्चा किया है वो सारा वो
रिकवर कर सके। और जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो फैसिलिटी वापस से पब्लिक सेक्टर को दे देता है। तो ये होता है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। नाम से पता लग रहा है कि बिल्ड करो, ऑपरेट करो और फिर जब कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड ख़त्म हो जाए उसे ट्रांसफ़र कर दो। नेक्स्ट कैटेगरी इज लोट, लीज, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। नाम से ही पता लग रहा है इस कैटेगरी में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। पब्लिक सेक्टर पार्टी की एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी होती है वो प्राइवेट सेक्टर पार्टी को हैंड ओवर कर देती है कुछ टाइम पीरियड के लिए। और ये जो टाइम पीरियड होता है जनरली लंबा होता है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल, कुछ भी टाइम पीरियड के लिए, वो डिपेंडिंग अपॉन दी म्यूचुअल एग्रीमेंट कितने टाइम के लिए देती है। तो जो प्राइवेट सेक्टर पार्टी है फिर उसे ऑपरेट करती है, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है पब्लिक को, और जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो वापस से पब्लिक सेक्टर पार्टी को हैंड ओवर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, लीजिंग अ स्कूल बिल्डिंग और हॉस्पिटल टू दी प्राइवेट सेक्टर पार्टी अलॉन्ग विद द स्टाफ एंड ऑल फैसिलिटीज़। जैसे कई बार होता है कि गवर्नमेंट अपना कोई स्कूल बिल्डिंग या हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर पार्टी को चलाने के दे देती है ताकि वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके पब्लिक को। तो ये होती है लीज, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल। नेक्स्ट मॉडल इज बूट, बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। ये वाला मॉडल बिल्कुल बीओटी मॉडल जैसे है जो पहला पढ़ा था, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ओनरशिप भी प्राइवेट सेक्टर पार्टी के पास आ जाती है ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड। जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के दौरान उस फैसिलिटी, उस एसेट की जो ओनरशिप है वो भी प्राइवेट पार्टी के पास होती है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हो जाता है तब वो किसे ट्रांसफ़र कर देता है, वापस पब्लिक सेक्टर पार्टी को वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो बस यही डिफरेंस है इस वाले मॉडल में और बीओटी मॉडल में। बीओटी मॉडल में जो ओनरशिप है वो किसके पास रहती है, पब्लिक सेक्टर पार्टी के पास। लेकिन बूट मॉडल में जो ओनरशिप है एसेट की ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड वो किसके पास रहती है, प्राइवेट सेक्टर पार्टी के पास। तो यानी कि ज़्यादा रिस्क किस वाले मॉडल में रहता है, बूट मॉडल में। किसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर पार्टी के ऊपर। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, प्राइवेट सेक्टर पार्टी के ऊपर। नेक्स्ट मॉडल इज डीबीएफओ या फिर डीबीएफओएम। जब मेंटेनेंस की भी ड्यूटी प्राइवेट सेक्टर को मिल जाती है तो उसका नाम हो जाता है डीबीएफओएम। तो डी फॉर डिज़ाइन, बी फॉर बिल्ड, एफ फॉर फाइनेंस एंड ओ फॉर ऑपरेट एंड एम फॉर मेंटेन। तो इस केस में क्या होता है, जो प्राइवेट पार्टिसिपेंट है यानी कि जो प्राइवेट पार्टी है वो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रोजेक्ट का रिस्क। उसी को डिज़ाइन करना होता है, उसी को फाइनेंसिंग करनी होती है प्रोजेक्ट की, कंस्ट्रक्शन भी उसी को करनी होती है, ऑपरेशन भी उसको ही करना होता है और मेंटेनेंस भी उसे ही करनी पड़ती है। सिर्फ पब्लिक सेक्टर पार्टी उसको फाइनेंस लेने में हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग गारंटीज टू द फाइनेंसिंग एजेंसीज। तो ये वाले मॉडल में क्या है, फाइनेंसिंग की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर पार्टी के ऊपर। और जो प्रोजेक्ट के रिस्क होते हैं, मोस्ट ऑफ द रिस्क प्रोजेक्ट के, वो भी किसके पास चले जाते हैं, प्राइवेट पार्टनर के पास। नेक्स्ट मॉडल इज़ जॉइंट वेंचर्स। ये वाला मॉडल जनरली एयरपोर्ट्स वगैरह की डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इस मॉडल में प्राइवेट सेक्टर पार्टी को एनकरेज किया जाता है कि वो जॉइंट वेंचर कंपनी बनाए विद दी पब्लिक सेक्टर एजेंसी, और पब्लिक सेक्टर एजेंसी का उस कंपनी में माइनॉरिटी शेयर्स रहता है। प्राइवेट सेक्टर पार्टी का मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं और पब्लिक सेक्टर पार्टी के माइनॉरिटी शेयर्स होते हैं उस कंपनी में। जो प्रोजेक्ट का सब डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, वो सब कुछ किसे करना होता है, प्राइवेट सेक्टर पार्टी को। और पब्लिक सेक्टर पार्टी क्या करती है, वो हेल्प करती है फिक्स्ड एसेट्स देने में, जैसे लैंड प्रोवाइड कर देती है, बिल्डिंग्स या और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, कैपिटल प्रोवाइड करती है। तो ये आपको याद रखना है। जॉइंट वेंचर कंपनी में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर पार्टी और प्राइवेट सेक्टर पार्टी मिलके एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाती है जिसमें माइनॉरिटी शेयर्स किसके रहते हैं, पब्लिक सेक्टर पार्टी के, और मेजॉरिटी शेयर्स किसके होते हैं, प्राइवेट सेक्टर पार्टी के। जो प्राइवेट सेक्टर पार्टी है उसे ही उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना होता है, कंस्ट्रक्शन करनी होती है, उसकी मैनेजमेंट करनी होती है, उसको ऑपरेट करना होता है।
और पब्लिक सेक्टर पार्टनर उसकी हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल, बाय प्रोवाइडिंग फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग्स और अदर फैसिलिटीज़। तो ये होता है जॉइंट वेंचर मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक है, हमें देखना है कि प्राइवेट सेक्टर की कितना रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन डिफरेंट एग्रीमेंट्स। तो ये वाला टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा गया था और इस टाइम भी पूछा जा सकता है। तो ये टेबल ज़रूर याद रखना कि कितना प्राइवेट सेक्टर का रिस्क होगा किस टाइप के एग्रीमेंट में। देखो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, प्राइवेट सेक्टर पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी और उसका रिस्क भी ज़्यादा होगा। देखो सबसे पहले जो है वो है गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस। जो गवर्नमेंट है वो खुद ही पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, यानी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर पार्टी की सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे और रिस्क भी नहीं है उसे। फिर ऐसे ही आगे हम पढ़ रहे हैं, जब नंबर 2 में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स पे जा रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर पार्टी का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसका रिस्क बढ़ेगा, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे ही फर्दर हम जब जाएंगे ऑन द टॉप तो क्या नंबर 10 पे क्या है, प्राइवेटाइजेशन। जब प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट पार्टी ही है तो उसका सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट पार्टी की है और रिस्क भी उसी का होगा। तो बस हमें यही देखना है। देखो जैसे ये वाले हमने अभी पढ़े, डिज़ाइन एंड बिल्ड, जो डिज़ाइन और बिल्ड करने की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पार्टी की इसमें, तो यानी कि इसका रिस्क इसमें कम है एज़ कम्पेयर टू बिल्ड ओन एंड ऑपरेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओनरशिप भी प्राइवेट पार्टी को मिल जाती है। तो जिसमें प्राइवेट पार्टी के पास ओनरशिप होगी यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लेना, जब ऑन वर्ड होगा तो यानी कि प्राइवेट पार्टी के पास ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड उस एसेट की ओनरशिप भी होती है, तो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है और रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो लेकिन यहाँ पे ट्रांसफ़र है तो कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड के बाद वो ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन 9th पॉइंट में वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा यानी कि ओनरशिप उसी के पास रहेगी, तो इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नंबर 8। तो ये सारे आपको ऐसे समझने हैं और इन्हें याद रखना है, इनसे क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है। प्राइवेटाइजेशन में मतलब प्राइवेट पार्टी है तो यानी कि उसका रिस्क ज़्यादा होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शंस दिए जाते हैं, 3-4 दे देंगे इनमें से और बोल देंगे हिरार्की वाइज बताओ कि किस में प्राइवेट सेक्टर पार्टी की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ज़्यादा रिस्क है उसका, तो आपको बताना होगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लेना और अगर इसको समझ के करोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा और आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे मिस मत करना, इसे ज़रूर कर लेना एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रिपल पी प्रोजेक्ट रिस्क। तो हम देखेंगे कि ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। 10 टाइप के रिस्क हैं जो कि ट्रिपल पी प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं, जो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स में हो सकते हैं और हम जानेंगे कि ये रिस्क किसके ऊपर भारी पड़ता है। तो पहला रिस्क है फिजिबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। इसका मतलब क्या है, फिजिबिलिटी रिस्क या फिर हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। इसमें ये रिस्क होता है कि जब हम ट्रिपल पी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्या उस ट्रिपल पी प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी भी या नहीं थी, और उस प्रोजेक्ट के लिए जो प्राइवेट पार्टनर सेलेक्ट किया है क्या वो सही किया है या नहीं किया। तो इस टाइप के जो रिस्क होते हैं वो होते हैं फिजिबिलिटी रिस्क या ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। मतलब कि जो उस ट्रिपल पी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो अग्रीमेंट किया है क्या वो सही है या नहीं किया, फिजिबल है भी या नहीं, जो प्राइवेट पार्टनर सेलेक्ट किया वो सही था या नहीं सही है, सब कुछ जो भी प्रोजेक्शंस लगाई, कैश फ्लो उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी सारे एस्टीमेट्स किए उस प्रोजेक्ट के लिए क्या सही है नहीं है, वो सब चीज़ें जो भी हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ऐसी जो फिजिबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उस टाइप के रिस्क को बोलते हैं फिजिबिलिटी रिस्क या ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। तो ये रिस्क कौन बियर करता है, गवर्नमेंट एजेंसी जो पब्लिक सेक्टर पार्टी होती है उसे ये बियर करना पड़ता है, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी ये वाला रिस्क उठाती है। तो पहला रिस्क कौन सा हुआ, फिजिबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क, और इसे उठाता कौन है, गवर्नमेंट एजेंसी। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इज कंडीशन प्रेसिडेंट रिस्क। इसका मतलब क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो भी कंडीशंस चाहिए होती है, जैसे एनवायरनमेंट क्लियरेंस वगैरह चाहिए, लैंड चाहिए, वो सब कौन प्रोवाइड करेगा,
पब्लिक सेक्टर पार्टी प्रोवाइड करेगी। अगर पब्लिक सेक्टर पार्टी वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं करेगी तो प्राइवेट सेक्टर पार्टी को प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में, प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो वो जो रिस्क है वो होता है कंडीशन प्रेसिडेंट रिस्क, और ये कौन बियर करता है? प्राइवेट पार्टी। तो प्राइवेट पार्टी को ध्यान रखना पड़ता है जो भी सारी कंडीशंस हैं, जो भी क्लियरेंसेस चाहिए वो सब कुछ हो जाए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, ताकि उसे प्रॉब्लम ना आए। तो ये याद रखना है। सेकंड नंबर पे कौन सा रिस्क है? कंडीशन प्रेसिडेंट रिस्क, और ये कौन बियर करता है? प्राइवेट पार्टी। तो आपको ये याद रखना है कौन सा रिस्क कौन बियर करेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इज फाइनेंसिंग रिस्क। नाम से ही पता लग रहा है फाइनेंस से रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं वो होते हैं फाइनेंसिंग रिस्क, और ये कौन बियर करेगा? प्राइवेट पार्टी। क्योंकि ट्रिपल बी प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस कौन लाता है? प्राइवेट पार्टी। तो उसे ही वो रिस्क उठाने पड़ेंगे कि कैसे वो फाइनेंस लाए, फंड्स कैसे रेज करेगा प्रोजेक्ट के लिए, वो सब कुछ प्राइवेट पार्टी को सोचना पड़ता है। और उस फंड्स को उसने रेज तो कर लिया, फिर उसकी जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं कैसे पे करेगा, कैसे प्रिंसिपल को रीपे करेगा, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्राइवेट पार्टी की। तो फाइनेंसिंग रिस्क किसको बियर करना पड़ता है? प्राइवेट पार्टी को। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क होंगे वो किसे बियर करने पड़ेंगे? प्राइवेट पार्टी को। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इज कंस्ट्रक्शन रिस्क। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी रिस्क होंगे वो भी कौन बियर करेगा? प्राइवेट पार्टी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम किसका है? प्राइवेट पार्टी का। अगर कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर इनएफिशिएंसी की वजह से डिले होता है कंस्ट्रक्शन में, तो लॉसेस होंगे, तो वो सारे लॉसेस किसे बियर करने पड़ेंगे? प्राइवेट पार्टी को। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी रिस्क होगा वो कौन बियर करेगा? प्राइवेट पार्टी। नेक्स्ट इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रिस्क। ये भी कौन बियर करता है? प्राइवेट पार्टी। क्योंकि ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम किसका होता है? प्राइवेट पार्टी का। अगर अंडर परफॉर्मेंस होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस किसे फेस करने पड़ेंगे? प्राइवेट पार्टी को ही। तो जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड रिस्क हैं वो किसके ऊपर भारी पड़ते हैं? प्राइवेट पार्टी के ऊपर। तो प्राइवेट पार्टी को ही बियर करने पड़ते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ऑपरेशंस या मेंटेनेंस में प्रोजेक्ट की, तो कौन बियर करेगा? प्राइवेट पार्टी। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इज डिमांड रिस्क। डिमांड रिस्क भी होता है ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स में। कैसे? क्योंकि ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे पीरियड के होते हैं। जब इन्हें स्टार्ट किया जाता है उस टाइम पे जो प्रोजेक्शंस लगाई होती हैं वो विद टाइम चेंज भी हो सकती हैं। तो प्रोजेक्शंस में वेरिएशंस आ जाएंगी, तो एक्चुअल कंडीशंस और जो प्रोजेक्टेड कंडीशंस होती हैं उनमें डिफरेंस होता है। जैसे मान लो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब एस्टिमेट लगाया था कि इतनी डिमांड होगी उस सर्विस की या उस फैसिलिटी की, लेकिन विद टाइम क्या पता एक्चुअल में उसकी डिमांड कम हो। अगर डिमांड कम होगी तो रेवेन्यू कम जनरेट होगा, तो क्या होगा? लॉस होगा। तो वो टाइप का जो लॉस है, वो जो रिस्क है, वो किसे बियर करना पड़ेगा? इस दोनों पार्टीज़ को करना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर पार्टी को भी और पब्लिक सेक्टर पार्टी को। तो आपको याद रखना है अगर डिमांड रिस्क होगा तो वो शेयर करेंगे दोनों, प्राइवेट पार्टी भी और पब्लिक सेक्टर पार्टी, दोनों के ऊपर ये भारी पड़ेगा। ऐसे ही होता है रेवेन्यू रिस्क। डिमांड से रिलेटेड है रेवेन्यू रिस्क। अगर डिमांड कम हो जाएगी किसी सर्विस की तो रेवेन्यू भी कम हो जाएगा उसका। तो यानी कि रेवेन्यू कम हो गया, एक्सपेक्टेड कुछ और था, एक्चुअल रेवेन्यू कुछ और है, तो लॉस हो रहा है। तो वो लॉस कौन बियर करेगा? तो वो दोनों पार्टीज बियर करेंगी। तो जो रेवेन्यू रिस्क है, रेवेन्यू से रिलेटेड रिस्क है, वो भी दोनों पार्टीज आपस में शेयर करती हैं। नेक्स्ट इज रिस्क फ्रॉम अनफोर्सीन डेवलपमेंट। अगर कोई अनफोर्सीन डेवलपमेंट हो जाए, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए जो सोची भी ना हो सकती है जब प्रोजेक्ट का काम चल रहा हो, और क्योंकि प्रोजेक्ट इतना लंबा चलता है 10 साल 20 साल, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, फ्लड आ सकता है उस एरिया में, तो वो उस टाइप के जो रिस्क हैं वो कौन बियर करेगा? वो दोनों पार्टीज आपस में शेयर करती हैं। तो ये याद रखना है, जो डिमांड रिस्क है, रेवेन्यू रिस्क है और रिस्क फ्रॉम अनफोर्सीन डेवलपमेंट है, वो शेयर किया जाता है बिटवीन बोथ दी पार्टीज। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन रिस्क। टर्मिनेशन रिस्क क्या है? अगर प्राइवेट पार्टी बीच में ही प्रोजेक्ट को छोड़ दे कि मैं नहीं करता, हाथ उठा दे अपने प्रोजेक्ट के करते करते बीच में से ही उसको टर्मिनेट कर दे, तो लॉस किसे होगा? जो पब्लिक सेक्टर पार्टी है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है जिसने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया था, तो उसे लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जो रिस्क है वो कौन बियर करेगा? गवर्नमेंट एजेंसी। हो सकता है ना, प्राइवेट पार्टी का क्या भरोसा, प्राइवेट पार्टी बीच में ही कह दे कि मैं नहीं करता,
और वो छोड़ के भाग जाए, तो लॉस किसे बियर करना पड़ेगा? गवर्नमेंट एजेंसी को। लास्ट टाइप ऑफ रिस्क इज रेसिडुअल वैल्यू रिस्क। रेसिडुअल वैल्यू रिस्क क्या है? जैसे हमने पढ़े थे ट्रिपल पी मॉडल्स, बीओटी। जो ट्रिपल पी मॉडल था बीओटी, उसमें क्या था? जो प्राइवेट पार्टी थी उसे फैसिलिटी को बिल्ड करना था, ऑपरेट करना था, और जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हो जाता है वो ट्रांसफ़र कर देता है वापस से किसे? पब्लिक सेक्टर पार्टी को। तो वो जब उसे ट्रांसफ़र बैक करेगा पब्लिक सेक्टर पार्टी को, तो उस फैसिलिटी या उस एसेट की जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी? वो तो वही देख, अगर प्राइवेट पार्टी ने उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया होगा तो उसकी कंडीशंस बेकार हो सकती है। मान लो कोई एसेट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया था और जब उसे वो वापस कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद, अगर उसकी हालत बिल्कुल खस्ता हुई, ख़राब हुई, तो वो रिस्क है ना गवर्नमेंट को। तो ये होता है रेसिडुअल वैल्यू रिस्क, कि जो वो ट्रांसफ़र होके फैसिलिटी वापस उसके पास आई गवर्नमेंट के पास, जो वो एसेट वापस आया, तो उसकी मतलब वैल्यू क्या है, उसकी उस टाइम पे वैल्यू क्या है, उस वैल्यू से रिलेटेड जो रिस्क है उसे बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू रिस्क। तो इससे ये कौन बियर करता है? गवर्नमेंट एजेंसी। तो ये सारे रिस्क आपको याद रखने हैं और पता होना चाहिए कि कौन उनको बियर करेगा। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, औरों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दूँगी, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो। ऑल दी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।